भारत इस वक्त डबल ट्रबल में है। वो एक टिकट में जो कई मजे माजी में लिया करता था, नो मोर, अब भारत को कहीं ना कहीं सरेंडर करना पड़ेगा। क्या वो ब्रिक्स से किनारा कश हो सकता है, या अगर वो अमेरिका के सामने सरेंडर करता है तो ब्रिक्स और एससीओ दोनों से दस्तबरदार होगा, उसके लिए उसमें रहना मुश्किल हो जाएगा? एससीओ इज नॉट अ प्रॉब्लम, ब्रिक्स इज द प्रॉब्लम। और इंडिया ब्रिक्स नहीं छोड़ेगा। इंडिया वापस जाएगा अमेरिका के पास रीनेगोशिएट करने, तो फिर हाथ पैर जोड़ेगा वहां और फिर कोई कमिटमेंट्स करेगा। मगर क्या करेगा, डोनाल्ड ट्रंप मानेगा या नहीं मानेगा, आई कांट से। वो तो बहुत सख्त डील करने की कोशिश करेगा। तो ये एक क्राइसिस है इंडिया के लिए। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टू गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस। तंग करेगा। मगर बात ये है कि पाकिस्तान को भी जरा सोचना चाहिए। ये जो सारी बात हो रही है ना, मिनरल डेवलपमेंट और ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह, ये तो अगले 10 साल की बात हो रही है जी। तो ये अभी कोई फायदा नहीं होने वाला। डोनाल्ड ट्रंप के तो सिर्फ 3 साल रह गए हैं और इसने रियल इफेक्टिव नहीं होना। तो ये तो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के साथ तो आई थिंक शॉर्ट टर्म इसको इस्तेमाल कर रहा है टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया, काउंटर को एक फॉइल की तरह, जो इंडिया को सेट करने के लिए, टाइट करने के लिए पाकिस्तान के साथ, जैसे कहते हैं ना, फुटसी खेल रहा है। बाकी आई डोंट थिंक देयर इज मच हियर फॉर पाकिस्तान। अगर इनको मिल जाती है डील एट 15%, बहुत अच्छा है। आपके एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका विल राइज एंड दैट्स अ गुड थिंग। बट क्या ये इज इट अ मेजर कंसेशन? आई थिंक ये इंडिया जब ये देखेगा तो इंडिया विल गो रीनेगोशिएट। इंडिया कांट अफोर्ड टू अलाउ पाकिस्तान टू बी एट 15% और 19% एंड इंडिया एट 25%। फिर ऊपर वो और भी टैक्सेस हैं एंड सो ऑन। ऑल्टरनेट मार्केट्स की तरफ को ज्यादा ऑल्टरनेट मार्केट्स की तरफ नहीं जाएगा इंडिया यूके के साथ, जैसे अभी विजिट कंप्लीट किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके अलावा यूरोप, क्योंकि कहा जा रहा है कि टोटली डिपेंडेंट नहीं है चाइना की तरह एक्सपोर्ट्स पर इंडिया। नहीं, देखिए ऐसी नहीं बात इंडिया की। अमेरिका इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर इंडिया। इंडिया तो अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट करता है, मिडिल ईस्ट में भी करता है, हर जगह पे करता है। बट दिस इज अ वेरी बिग मार्केट एंड अमेरिका के साथ अब वो कह रहा है ना, अब वो कहता है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, अब ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं होना। और अच्छा, वैसे हमारी बहुत होप्स थी इसके साथ, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो परेशान हो रहे हैं ना लोग वहाँ केपी में, क्या जी वो पता नहीं क्या डील की है, हमारी रिसोर्सेज जो है, हमारे वसाइल जो हैं वो बेच आए जाके अमेरिका के आगे। तो कोई फिक्र की कोई ऐसी बात नहीं है। ये अभी तो मिनरल डेवलपमेंट के लिए, अगर आपको रेको डिक के लिए 10 साल लग गए हैं उसको चलाने में, अभी तक चली नहीं है, पता नहीं है कि 3 साल 4 साल के बाद जाके वो कुछ ना कुछ होगा वहाँ। तो ये अभी इतनी कोई इन्वेस्टमेंट लंबी चौड़ी आने वाली नहीं है और बड़े मसाइल भी होंगे। मगर ये सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है नॉकआउट टू रीनेगोशिएट और इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। तो केपी वालों को ज्यादा, ये जो गवर्नमेंट केपी की है वो फिक्रमंद है कि जी आपने कुछ नए कानून बना दिए मिनरल डेवलपमेंट के, ये वो वगैरह। ये लॉन्ग टर्म की बातें हैं, ये शॉर्ट टर्म की बातें नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि फेडरल गवर्नमेंट ये चाहेगी कि मिनरल्स में और एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए, जैसे रेकोडिक का है, और भी होनी चाहिए, केपी में भी होनी चाहिए, बलूचिस्तान में भी होनी चाहिए। मगर दीज आर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। बट डोनाल्ड ट्रंप एज एक्टिंग, वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कल को कुछ होने जा रहा है और इंडिया उड़ जाएगा। ठीक, अच्छा, लेकिन सिट साहब, फिर हमारे वज़ीर ख़ारिजा, हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मार्को रूबियो से मिलते हैं, फिर थोड़े दिन बाद उनके साथ फ़ोन पे भी बात होती है, फिर कहा जाता है दिनों की बात है डील। तो कोई जो डील हुई है उसकी तफसीलात कब तक आ जाएंगी सामने? अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमें ऑयल के हवाले से बताया, पाकिस्तानी हुकाम हमें क्या बताएंगे? औरंगज़ेब हमारे वज़ीर ख़जाना वहाँ बात कर रहे हैं। आप देखिए ना, उन्होंने कोई बात नहीं बताई, कोई डिटेल नहीं दिया, क्योंकि ये नेगोशिएशंस जो हैं ये बड़ी डिटेल में है ना, आइटम वाइज। ये इंडस्ट्रीज हैं, ये टैरिफ्स हैं, इस पे हम इतना कम करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, इस पे इतना करेंगे, और वो आगे से वो बताएंगे कि ये हमारी तरफ से एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, इस पे हम मोटरसाइकिल्स पे इतना करेंगे, एसीज के ऊपर इतना करेंगे, फलाने के ऊपर इतना करेंगे। तो उनके टेक्नोलॉजी के ज्यादा है, इंडिया के लो लेवल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं ज्यादा, एंड सो ऑन। तो ये तो पूरी डिटेल जो है ये आने चाहिए ना बाहर। बट अभी तक हमारी हुकूमत ने हमें कोई डिटेल नहीं दी है। हमें तक तो ये भी नहीं पता कि 19% लगा हमारे ऊपर या 15% लगा है। अच्छा। अभी मैं बात कर रहा था किसी बिजनेसमैन से, वो इंतजार में है कि हमें पता तो लगे कि क्या टैरिफ होंगे, ताकि हम तैयारी करें। क्योंकि अमेरिकन बायर्स जो हैं वो, उन्हें पता चल गया है कि इस वक्त गड़बड़ होने जा रही है इंडिया के साथ। तो ऑलरेडी पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ बातचीत पे शुरू हो गए कि अच्छा ये बताएं कि अगर हम इंडिया से ना लें तो आपसे लें तो क्या होगा। अच्छा आप ये बताएं कि
चाइना से तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, हमने आउटसोर्स करना है, अब इंडिया से भी नहीं मंगवा सकते। तो आप बताएं, क्या हमें आप सोर्सिंग कर सकते हैं, आप ये चीज लेके दे सकते हैं, ये बनवा के दे सकते हैं, जो पहले उन्होंने नहीं किया। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है। मगर जितनी जल्दी पाकिस्तान को पता चलेगा, पाकिस्तान की बिजनेसमैन को पता चलेगा कि ये आइटम जो हैं ये अब चाइना से नहीं जाएंगे, ये इंडिया से नहीं जाएंगे, या अगर जाएंगे तो बड़े महंगे होंगे रिलेटिवली, तो हम यहाँ इसको फीजिबिलिटी करें, क्या हम यहाँ बना सकते हैं पाकिस्तान में कि नहीं, या हम कहीं से खरीद के, सेंट्रल एशिया से खरीद के कुछ चीजें, ईरान से कुछ चीजें खरीद के इधर उधर से और यहाँ लेके आए, उसको असेंबल करें, उसको बनाएं, तो क्या हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, मगर इसके लिए बड़ी डिटेल के साथ गवर्नमेंट को शेयर करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन, एंड पाकिस्तानी बिजनेसमैन को डिटेल में वर्किंग करनी पड़ेगी कि चाइना कहाँ कहाँ हिट हो रहा है, इंडिया कहाँ कहाँ हिट हो रहा है, क्या हम कुछ कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, ऐसे में ऐसी खबरें भी आना शुरू हो गई हैं कि इंडियंस कुछ कॉशियस हो गए हैं। उनकी जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ हैं जो रेलेवेंट हैं, वो ये कह रहे हैं कि दे हैव टेकन नोट, इससे ज़्यादा बात नहीं की जा रही, तबसरा नहीं किया जा रहा, लेकिन जो परचेज़ है या जो इंडियन स्टेट रिफाइनर्स हैं उन्होंने रशियन ऑयल परचेजेस को पॉज कर दिया है। इसके अलावा जो वो परचेज़ करने जा रहे थे SU-57, उसके बजाय ये गौर किया जा रहा है कि ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी ले ली जाए अमेरिका से, F-35। सो क्या अमेरिकी दबाव रशिया से इंडिया को दूर कर देगा? नहीं, देखिए, रशियन टेक्नोलॉजी तो बहुत पीछे है ना, चाइनीज इज नॉट अवेलेबल इस वक्त। इस इंडिया ने इसी वक्त दे हैव टू डीकमीशन मेनी ऑफ देयर ओल्ड मिग्स। इट्स एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अब वो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल फैसला है ना कि अब कहाँ जाएंगे। रशियन टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट इन मे बी एंटी मिसाइल बैटरीज वगैरह जो कि उनकी एडवांस्ड S-400 वगैरह हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट रशिया क्या दे सकता है इनको। रशिया डजंट हैव द सेम सॉर्ट ऑफ एडवांस्ड फाइटर्स that say now China is going to produce or the Americans are producing or indeed the French. So अब करेगा क्या इंडिया। और वो डीकमीशन कर रहा है अपने पुराने मिराज जो हैं पुराने हो गए उनके, और जो मिग्स हैं वो, तो अब उन्होंने तो राफेल के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, मगर राफेल जो है वो पिट गया है। अच्छा, अब हाँ डिबेट चल रही है कि राफेल पिट गया है या इंडियन एयरफोर्स पिट गई। मेरा तो ये है कि इंडियन एयरफोर्स पिट गया, राफेल नहीं पिट गया। राफेल इज अ फैंटास्टिक एयरक्राफ्ट एंड इट्स अ 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट। इनको समझ नहीं आई हमने जो किया है। ये F-35 के साथ मसला नहीं हल होगा इनका जी। और अगर F-35 की तरफ जाना है इन्होंने तो फिर तो बहुत बड़ी कमिटमेंट करनी पड़ेगी ना। अमेरिका तो आपको पता है वो फिर कैन यूज दोज इन। हमारे साथ जो किया था F-16 के ऊपर, पैसे लेके 90 की दिहाई में हमें 600 मिलियन लेके खा गए, क्योंकि जी हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम हटाया नहीं, और इन्होंने कहा जी आपके पैसे भी गए और जहाज भी नहीं देंगे। और तो हमारे साथ फिर काफी इस किस्म के सैंक्शंस लगा दिए। अमेरिका तो ये चीजें करता है, चाइना और रशिया ये नहीं करते। वो सैंक्शंस वगैरह नहीं लगाते, वो सप्लाई लाइन नहीं रोकते। अमेरिका तो धमकी दे के रोक देता है। तो इंडिया के लिए बहुत सीरियस इश्यूज है। सारी मॉडर्नाइजेशन करनी है उन्होंने, अब राफेल के ऊपर उन्होंने करनी थी, अब वो खुद ही राफेल के खिलाफ हो गए। हालांकि राफेल वाले कह रहे हैं कि आप अपनी एयरफोर्स को देखें, आप अपनी ट्रेनिंग को देखें, और राफेल तो ठीक ठाक एयरक्राफ्ट है, एंड इट इज। तो ये इंडिया के लिए बहुत से सीरियस स्ट्रेटेजिक इश्यूज खड़े हो गए। एंड हाउ विल दे डील विद इट। मेरा ख्याल है कि बीजेपी की गवर्नमेंट कैन नॉट डील विद इट। उनके बहुत से लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनके सारी असेसमेंट्स गलत निकली। और जाते जाते मैं कह दूं आपको कि मैंने पहले प्रेडिक्शन ये की थी कि जयशंकर जो है वो कैजुअलिटी होगा। नरेंद्र मोदी अभी सेकंड स्टेज पे होगा, फर्स्ट स्टेज पे जयशंकर होगा। मैं ये समझता हूँ जयशंकर के साथ अब उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब वो भी कैजुअलिटी हो सकते हैं। तो ये तीन लोग हैं जो कि बेसिकली द आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, व्हिच इज एंटी चाइना, एंटी पाकिस्तान, प्रो अमेरिका। अब इंडिया के ऊपर प्रेशर आया है ना, तो वो फिर चाइना के साथ सलाम दुआ करनी शुरू कर दी उन्होंने। एंड तो इसलिए आई थिंक डोवल साहब इज अंडर क्रिटिसिज्म। उनकी भी टारगेटिंग हो रही है कि ये डोवल ने सारी फॉरेन पॉलिसी बनाई हुई है, ये तो सारी फारग हो गए हम। और ये बिल्कुल, तो अब आई थिंक इंडिया इज, बीजेपी इज इन ट्रबल, कोई नो डाउट अबाउट इट। हाँ, और इसका अंदाज़ा नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा में बयान से भी आ रहा है, जो उन्होंने 100 मिनट की तकरीर की, लेकिन उसमें वो अमेरिका का नहीं, चाइना का नाम नहीं ले सके, बल्कि जो गुजरे हुए लोग हैं उनकी अपनी सियासत के, उनके अपने मुल्क के, उन्हीं को वो जिम्मेदार गर्दानते रहे।